नमस्कार दोस्तों। आज मैं पूरा जो भी बचा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स वो आज स्वाहा कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। देखो हम लोगों ने, आप देखना मेरा वीडियो को, लगभग मैंने 261 तक मैंने कर दिया, 263 तक मैंने पूरा अनुच्छेद कर दिया, 395 कंप्लीट कर देंगे। देखो अनुच्छेद 264 क्या कहता है। अनुच्छेद 264 है निर्वचन। देखो निर्वचन का मतलब होती है, सबसे पहले तो ये भाग 12 में है। कह रहा है कि भाग 12 में जो भी वित्तीय शब्द की व्याख्या किया गया है उसी प्रकार की जाएगी जैसा अनुच्छेद में या संसद के किसी अधिनियम में किया गया है। मतलब ना कि जो भी 265 से 300 तक के जो भी अनुच्छेद होंगे या कोई शब्द या वाक्य होंगे, उनका अर्थ परिभाषा जो भी संसद द्वारा कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार होगा। ऐसे समझो, सिंपल भाषा में समझते हैं कि 264 व्याख्या करता है। इसका उद्देश्य होगा कि संविधान में जो भी वित्तीय जैसे शब्द, फाइनेंशियली फाइनेंशियली जैसे शब्द, जैसे राजस्व, कर, संघ नीति, राजनीति, प्रयुक्त उनके भ्रम न करने वाला हो, उनकी परिभाषा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद या संसद द्वारा तय की गई है। ये बोला गया है 264 में। ठीक है, मतलब ना कि जो भी राजस्व से रिलेटेड टर्म है, नियम है, कानून है, ऐसा नहीं कि किसी को समझ में ही नहीं आए, ये सब बातें 264 में बोला गया। ठीक है, चलते हैं 265। देखो ये सब अनुच्छेद जो है ना, ये काफी जहर है। मतलब यहाँ से एग्जाम में पूछते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली इसके लिए ध्यान रखना होगा। तो अनुच्छेद 265 क्या कहता है। कह रहा है कि विधि के प्राधिकरण के बिना करों का अधिकार रोपण ना किया जाना। देखो ये लैंग्वेज तो तुमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं समझाता हूँ। 265 में कह रहा कि कोई भी विधि के प्राधिकरण के बिना करों का अधिकार रोपण ना किया जाना। समझ रहे हो? मतलब जैसे क्या होती है ना, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होती है जिसको आप देखोगे ना, तो मतलब ना कर से रिलेटेड, जैसे फाइनेंशियली जो टैक्स होती है उसकी बात किया जाता है, तो आपको लगेगा ना कि ये क्या है। जैसे बहुत सारे कर होती है, जीएसटी के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार की अपना कर होती है। जैसे इसमें बोला गया है कि भारत में कोई भी टैक्स, टैक्स की बात हो रही है, सरकार तब तक नहीं लगा सकती जब तक कि उसके लिए कोई कानून या लॉ ना बने। ये बोला गया है। ये बात कहाँ है? 265 में। मतलब ये कहा गया है कि भारत में कोई भी ऐसा टैक्स सरकार तब तक नहीं लगा सकती जब तक कि उस पर कोई लॉ नहीं बना हो। मतलब ना सरकार मनमानी तरीका से टैक्स नहीं लगा सकती। ये है अनुच्छेद 265 में कहा गया है। अगर सरकार पेट्रोल पर टैक्स लगाना चाहती है ना, तो सबसे पहले उसे संसद या राज्य विधानसभा से कानून पारित कराना होगा। बिना कानून टैक्स वसूल करना इलीगल है। समझो, इलीगल है। तो भारत सरकार ही हो या राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, टैक्स लगाएगी तो उसके लिए उनको एक पहले कानून बनाना होगा और उसी कानून के तहत वो टैक्स लगाएगी। ठीक है, मतलब जनता से बिना कानून के टैक्स वसूलना क्या है? गैर क्या है? गैर गैर कानूनन है, मतलब इलीगल है। तो ये बात 265 में कहा गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। मतलब बिना कानून के टैक्स लगाना गैर कानूनी है। 266 में कहता है कि भारत और राज्यों के संचित निधि का लोक लेखा। जैसे क्या होती है ना कि भारत सरकार के पास और राज्य सरकार के पास एक संचित निधि होती है, कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है। राज्य सरकार के पास भी होती है और केंद्र सरकार के पास भी होती है। जैसे मतलब इसमें क्या होती है ना कि जो भी राजस्व प्राप्ति हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ,
कितना उन्होंने ऋण प्राप्त किया, कितना ऋण का भुगतान से प्राप्त धन हुआ, जमा किए जाएंगे, ये सब कहाँ है, संचित निधि की बात होती है। मतलब सरल शब्दों में समझो कि 266 में ये कहता है कि भारत और हर राज्य के पास एक मुख्य सरकारी खाता होगा। कौन सा खाता? सरकारी, पब्लिक गवर्नमेंट की एक अपनी खाता होगी, जिसमें सारे टैक्स, सरकारी कमाई, जुर्माना, ब्याज, ऋण आदि से जो भी पैसा आएगा इसी खाता में जमा होगा। ये बात कहाँ बोला गया है? 266 में। फिर से समझो, पहला तो 265 में कहा गया है कि विधि के जो भी प्रारंभिक के बिना करों का आरोपण नहीं किया जाना। मतलब भारत सरकार के पास ऐसा कोई औकात पावर नहीं है कि कोई भी कर बिना किसी कानून के लगा दे। अगर कोई भी कर लगाना चाहेगा भारत सरकार, तो पहले उसको कानून बनाना होगा, संसद से बिल पारित करनी होगी या राज्य सरकार से। 266 में यही कहा गया है कि भारत और राज्य के संचित निधियों का लोक लेखा होगा। मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और एक स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के पास एक खाता होगा, गवर्नमेंट का अपना खाता होगा। उस खाता में जो भी सरकार की कमाइयाँ होगी, जैसे सारे टैक्स जो भी पैसे आएंगे उसी खाता में रहेंगे, जो भी सरकारी कमाई होगी उसी खाता में रहेंगे, जो भी जुर्माने होंगे उसी खाता में, ब्याज, ऋण, सब पैसा कहाँ आता है? वही संचित निधि में जमा हो जाती है, भारत के संचित निधि में जमा होती है। ठीक है, इस पैसा तभी खर्च किया जाता है जब यह राज्य सरकार, मतलब राज्य सरकार हो या संसद हो, मतलब संसद के राज्य विधानसभा में इसकी अनुमति ना मिले, मतलब इसकी अप्रूव ना देते। समझ रहे हो? जैसे भारत सरकार मान लो जीएसटी, आयकर, सीमा शुल्क आदि से जो भी पैसा आएगा ना, यही संचित कोष में जमा हो जाता है। समझ रहे हो ना? अगर चाहे कि सरकार रक्षा पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे खर्च करती है, तो पहले संसद की अनुमति, तभी इस पैसा से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हैं 266 में। 267 में क्या बोला गया है? 267 में कहा गया है कि आकस्मिक विधि, देखो क्या होती है ना, भारत और हर एक राज्य के पास, मतलब भारत सरकार के पास और राज्य सरकार के पास एक आकस्मिक कोष होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड फंड होती है। इसे राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पावर में रखते हैं, अपने अधिकार में रहते हैं, जो तत्कालिक मतलब इमरजेंसी में या अर्जेंट में पैसा खर्च पूरा किए जा सकते हो। जैसे हाँ, एक चीज और है कि इसके लिए संसद में या विधान परिषद में स्वीकृति लेना पड़ेगा इस पैसा के लिए। अब क्या होती है ना कि आपातकालीन एक फंड होती है, कहाँ पे दिया गया है? ये अनुच्छेद 267 में बोला गया है। मतलब ना आपातकालीन का मतलब होता है कि एक अलग फंड व्यवस्था किया जाता है, इसे आकस्मिक कोष कहा जाता है। जैसे फंड का उपयोग वहां किया जाता है जहां अचानक उस पैसा की जरूरत हो और संसद और विधानसभा में अनुमति लेने का समय न हो। तब मान लीजिए ऐसा कब होगा? जब किसी राज्य में बाढ़ आ चुका हो, भूखमरी आ चुका हो या भूकंप आ चुका हो और सरकार को तुरंत पैसा चाहिए, तो उस कार को खर्च करने के लिए 267 का सहारा लेना पड़ेगा। तो समझ में आ गया? ऐसे में क्या करती है ना, आकस्मिक कोष से पैसा ले लेती है सरकार। ठीक है, और बाद में क्या करती है? संसद से या विधानसभा से बाद में इसको अप्रूवल ले लेती है। क्योंकि अप्रूवल लेने के देखो भाई, मान लो अचानक भूकंप आ गया, अब भूकंप आ गया तो लोगों को बचाना ज्यादा प्राथमिकता होगा कि संसद से या विधानसभा से अप्रूव लेना ज्यादा उपयोगी होगा? नहीं, पहले आम जन को बचाना ज्यादा उपयोगी होगा। तो जो भी फंड आएगी पैसा, वो पैसा ले लिया जाएगा और पहले राहत करता, मतलब जो भी होगा पैसा से बचा लिया जाएगा और उसी पैसा को बाद में संसद या विधानसभा में जहां से लिया गया है वहां से अप्रूव ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था 267 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 268। देखो 268 में क्या कहा गया है कि संघ द्वारा उद्घाटित किए गए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संघित या विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। देखो नहीं समझा होगा ना,
क्योंकि वर्ड ही ऐसा है कि कहाँ से समझ में आएगा। मतलब ये कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है ना कि कुछ टैक्स भारत सरकार लगाती है और वसूलती भी है। उन टैक्स में जो भी पैसा आएगा ना वो राज्यों को भी दिया जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब देखो यही कह रहा है कि संघ द्वारा उद्बोधित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। मतलब ना बहुत सारे ऐसे टैक्स होती है जो पूरी तरीका से भारत सरकार वसूलती है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब भारत सरकार वसूल रही है तो राज्य सरकार को पैसा नहीं बांटेगी, बांटना पड़ता है। जैसे बहुत सारे ऐसे शुल्क होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है बट उसको राज्य गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। जैसे स्टम्प ड्यूटी जो भी भारत सरकार लागू की जाती है ना, अगर वो किसी राज्य के दस्तावेज से संबंधित हो उस उसका पैसा राज्य सरकार को भी मिलता है। जैसे बिल हो गया, बीमा पॉलिसी हो गया, एक्सचेंज बिल हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सब क्या है, राज्य सरकार को भी पैसा दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद है 268 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब है 269। देखो 269 कहता है कि संघ द्वारा उद्गागित और संघकृत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर। देखो इसको ऐसे समझो सरल भाषा में, कोई भी सामान या सेवा एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर बेचा जाता है ना, तो जो उस पर टैक्स लगेगा, इंटर स्टेट टैक्स कहा जाता है, वो टैक्स भारत सरकार तो वसूलती है लेकिन उसका पैसा राज्यों में भी बांटा जाता है। ये है अनुच्छेद 269। ये बोला गया है सीधा समान भाषा में समझो कि मान लो कोई सामान है जो केंद्र सरकार बेच दिया। मान लो यूपी का प्रोडक्ट था, बिहार में बेच दिया, तो भारत सरकार ने तो पूरा टैक्स उस पर वसूल लिया, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी? मिलेगी। जो भी टैक्स भारत सरकार वसूलेगी ना, लेकिन उसका पैसा जो होगा ना वो राज्य सरकार में भी बांटा जा गया। मतलब ना जो राज्यों के उस पे व्यापार से जो भी राजस्व प्राप्त होगा ना, प्रॉफिट मिलता है राज्य सरकार को। जैसे मान लो कोई एक व्यापारी है जो उत्तर प्रदेश से माल लिया और बिहार में बेच दिया, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापारी हुआ तो क्या जीएसटी जो भी सेंट्रल सेल टैक्स होगा वो आईजीएसटी में भी शामिल हो जाएगा। मतलब भारत सरकार तो पूरी तरीका से वसूलेगी लेकिन इसका पैसा जो होगा वो राज्यों को भी दिया जाएगा। तो ये बात है 269 में कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो 270 क्या कहता है? 270 कहता है कि संघ द्वारा उद्भावित और संघकृत या संघ या राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाला कर। देखो मतलब ना सिंपल में कह रहा ना कि जो भारत सरकार में केंद्र सरकार जो होती है, जैसे आयकर, उत्पाद शुल्क, जीएसटी जैसे कर वसूलती है ना, तो क्या वो पूरा पैसा अपने पास नहीं रखती है, वो क्या करती है ना, उसका कुछ हिस्सा जो होती है ना वो राज्यों को भी दे दी जाती है। तो ये बात कहाँ बोला गया है? 270 में कहा गया है। ये कहा गया है 270 में। मतलब ना उसका जो भी कुछ हिस्सा होगा वो राज्यों को दिया जाएगा ताकि राज्य को भी अपने पैसे के खर्च और डेवलपमेंट में धन हो सके। समझ रहे हो ना? शेयरिंग होती है आपस में। मान लो कि केंद्र सरकार ने एक साल में 10 लाख करोड़ रुपया टैक्स वसूला, तो क्या होगा, वो सिफारिश करेगा कि जो भी राज्यों को 42% हिस्सा है ना वो मिल जाए। तो राज्य को क्या मिलेगा? 42%। 10 लाख करोड़ के 42% जो भी होगा वो राज्य सरकार को दे दिया जाएगा। तो ये बातें 270 में कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं 271 का, कुछ शुल्क और करों के संघ के प्रयोजन के लिए अभिभार। मतलब सिंपल ये कह रहा है, सिंपल भाषा में, कि कुछ शुल्क और करों के संघ प्रयोजन के लिए आभार। मतलब सिंपल भाषा में ये समझो कि जो भारत सरकार होगा उसको शक्ति होगा कि जो भी पहले से लगे हुए कर है या अतिरिक्त सर चार्जिंग पर लगाए जाते हैं, उनका अधिकार और अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के लिए होता है। इसका पैसा जो होगा वो राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 271 में कहा गया है।
मतलब कह रहा ना कि जो भी केंद्र सरकार पहले से जो भी टैक्स लगाए हुए है या कोई और टैक्स लगा दिया, मतलब होती है ना टैक्स बढ़ा देना, तो इसकी प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहेगी, भारत सरकार के पास रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स पहले से लगाया जा रहा है, अगर केंद्र सरकार को लगता है कि रक्षा आपातकाल जैसे विशेष के लिए हम 10% और टैक्स बढ़ा दें, तो जो भी टैक्स बढ़ाएगा ना वो पैसा तो आएगा ही, तो उस पैसा का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ने। ये बोला जा रहा है 271 में। 272 में कहता है कि कर जो संघ के द्वारा उद्घोषित किए जाने और जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। मतलब ये कह रहा है, सिंपल भाषा में समझो कि 272 अब संविधान से तो हटा दिया गया है, 272 को हटा दिया गया है, अभी फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या हुआ ना, अभी अनुच्छेद लागू नहीं है, तो इसको खत्म, जब लागू ही नहीं है तो इसको पढ़ेंगे क्यों। 273 अभी ये हटा दिया गया है। ठीक है, 273 में कहा गया है कि जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। देखो अनुदान क्या होती है, सरकारें अनुदान किसको देती है, किसी को भी दे सकती है, वो अपने फायदा के लिए नहीं, आम वेलफेयर के लिए देती है। तो 273 में ही बोला गया है कि जो केंद्र सरकार होंगे, भारत सरकार कुछ राज्यों को वित्तीय सहायता भी दे सकती है। जैसे क्यों देगी, ताकि वहाँ के राज्यों को जूट का, चाय का जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी है ना, उसकी भरपाई किया जा सके, तो ये राज्य सरकार को एक्स्ट्रा ग्रांट्स देती है। ठीक है, मतलब ना अगर भारत स्वतंत्र हो तो केंद्र सरकार बार जो भी कार्य होंगे ना, जैसे निर्यात एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो अपने अधिकार में ले लिया है, लेकिन कुछ राज्य है ना, जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, जो भी राजस्व पैसा मिलता था, जैसे जूट से, चाय से निर्यात अधिक होता था, तो क्या सोचा, केंद्र सरकार के पास चले जाते थे, उनसे राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो इसीलिए संविधान ने कहा कि केंद्र सरकार उन राज्यों को अनुदान देगी ताकि उनका आय का भी पूरा नुकसान ना हो सके, ये बोला गया है 273 में। ठीक है, 274 क्या कहता है, 274 कहता है कि ऐसे कराधान जिसमें राज्य के हित प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। देखो 274 ये कहता ना कि अगर कोई विधेयक राज्यों से कर, वित्तीय हित और अधिकारों को प्रभावित करता है, तो ये जो संसद वाला बिल होगा ना, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं कर सकती है। बहुत सारे ऐसे बिल होती है जो सीधे क्या करती है ना, राज्य सरकार के वित्त पे या उसके कर के अधिकार को क्या करती है, इफेक्ट डालती है, तो उसको क्या करना होगा, पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। केंद्र सरकार ऐसे बिल को संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी होगा। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि संविधान में कर और वित्त से जुड़े जो भी मामला है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधित होते हैं। अगर ऐसा कोई कानून राज्य सरकार के अधिकारों को ही खत्म कर दे या प्रभावित कर दे, तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच सेतु के काम करेगा ना, वही तो इसकी समझौता करेगा, और उस निर्णय के लिए बिल पेश हो या नहीं, ये सब बातें बोली जाती है। ठीक है, तो ये है 274 में ये बात बोली गई। ठीक है, 275 में कहा बोला गया, देखो 275 में कहा गया कुछ राज्यों के संघ का अनुदान। देखो कभी कभी क्या होती है ना कि हर राज्य को अपनी फंड से उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है या मान अनुदान देना पड़ता है। जैसे मान लो कि किसी राज्य के पास जो भी है पैसा खर्च पूरे करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, या तो जो भी रेवेन्यू है ना वो नहीं है, ऐसा तो नहीं ना कि पैसा हर राज्य कमा रही है, वो डिपेंड करता है राज्य के सिचुएशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे, बहुत सारे फैक्टर काम करती है, तो हर राज्य के पास उतना पैसा नहीं होता है। तो जब भी कोई राज्य के पास अपने पैसा पूरे खर्च करने के लिए पर्याप्त रेवेन्यू नहीं है, तो ऐसे में क्या करती है ना, केंद्र सरकार पैसा उसको देती है, कब, अनुदान के रूप में। 275 में ये बात बोली गई है, लेकिन ये बात जो है ना, वो राज्यों के लिए संवैधानिक अधिकार है कि फाइनेंशियल जो भी कमीशन होगा उसकी सिफारिश दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 275 में
बोला गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 276 में देखो क्या कहा गया है कि वित्तीयों, व्यापारियों और आजीविकों को नियोजन पर कर। इससे क्या होती है ना, 276 में ये बोला गया है कि राज्य सरकार और जो भी स्थानीय सरकार है या नगर निगम बोलो या पंचायतें बोलो, उसको अधिकार होगा व्यवसाय करने के लिए, प्रोफेशन करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट करने वाले व्यक्ति को टैक्स लगा सकती है। कौन लगाएगी? वही राज्य सरकार। राज्य सरकार के छोटे मोटे जो भी अधिकारी वगैरह है ना, वो लगाएंगे। जैसे नगर निगम वाला लगा सकते हैं, ये सब पे लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम जो सीमा होती है ना, वो 2500 रुपये प्रति व्यक्ति वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, ये बोला गया। मतलब ना कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक है, व्यापारी है, दुकानदार है या नौकरी पेशा है, तो राज्य सरकार क्या करेगी या नगर पालिका उस पैसे पर प्रोफेशनल टैक्स लगा सकती है। तो ये अनुच्छेद 276 में बोला गया, प्रोफेशनल टैक्स लगाना। इसकी सीमा तय किया गया है कि 2500 रुपये प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 276 में है, 276 में ये बात बोली गई है। अगला है 279। 279 कहता है कि शुद्ध आगमन आदि की गणना। देखो 279 कह रहा ना कि जो भी संविधान की बातें हैं, मतलब जैसे अनुच्छेद 279 कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो भी वसूले गए हैं कर है, वो शुद्ध आय, मतलब शुद्ध आय की गणना जो होंगे वो नियंत्रक महालेखा परीक्षा के द्वारा की जाएगी और वही गणना अंतिम होगा। समझा? जैसे मान लो, सिंपल समझो कि अगर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, टैक्स वसूल रही है, ठीक है, और उस टैक्स के पैसा जो है वो वसूली की